नमस्कार, डीए न्यूज प्लस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद कांग्रेस ने 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कर अन्य गतिविधियों के अलावा हार पर भी मंथन किया है। इससे पहले दिन जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस ने आम चुनाव में हुई हार को लेकर मंथन तो की, साथ ही आगे की पार्टी की गतिविधियों और रूपरेखा की भी कहीं न कहीं बारीकियां समझी, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत अन्य मौजूद रहे। साथ ही आज के दूसरी बैठक जो संपन्न हुई उसमें संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर काफ़ी गंभीर चर्चा की गई और संगठन को मजबूत करने पर ज़्यादा बल दिया गया। कहने का मतलब और ज़्यादा मजबूत करने पर। वहीं इन बैठकों से यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एक बार कांग्रेस फिर प्रदेश में खोया अपना जनाधार पाने के लिए एक्शन मोड में है। लेकिन इस मंथन से क्या निकल पाता है यह तो आने वाले दिनों में ही देखना होगा। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, चर्चा हो रही थी कि एक बड़ी प्रचंड विजय के बाद 2 लगातार ऐसी पराजय, वजह क्या, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में करारी हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके बाद कांग्रेस ने 2 दिवसीय मैराथन बैठक कर पार्टी की अन्य गतिविधियों के साथ ही हार पर भी मंथन किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पिछली विधानसभा सीट में कांग्रेस ने 69 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद हुए उपचुनावों के साथ सीटों की संख्या 71 तक पहुंच गई। लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 35 सीट में ही सिमट कर रह गई, जिसके बाद अब कांग्रेस 2 दिवसीय बैठक कर आम चुनाव में हुई करारी हार पर मंथन किया है। साथ ही रायपुर दक्षिण में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस बैठक कर संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि आगामी नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव में जीत हासिल की जा सके। पहली बैठक में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष शामिल रहे, तो वहीं दूसरी बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की हुई। प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों साथ होगी और दूसरी बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की होगी, जहां पर आगामी हमारी कार्य योजनाओं को लेकर चर्चाएं करेंगे। वहीं दूसरे दिन की बैठक में कांग्रेस ने आगामी चुनाव और संगठन को मजबूत करने के लिए रूपरेखा तैयार किया है। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कितने दावेदार हैं, उनमें चर्चित चेहरे कौन कौन से हैं, किस दावेदार की क्षेत्र में कितनी पैठ है, इन सभी मुद्दों में चर्चाएं की गई है। लेकिन जिस तरह से हार की समीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ था, इससे तो यह स्पष्ट है कि कांग्रेस हार के लिए जिम्मेदार लोगों की सूची बनाकर कठोर कार्रवाई करने के मूड में है। हालांकि कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर समीक्षा बैठक की जा चुकी है। कांग्रेस में चल रही बैठकों को लेकर बीजेपी ने जमकर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस संगठन को कितना मजबूत करेंगे यह तो वही जाने, लेकिन कांग्रेस हार का ठिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए उसके लिए व्यक्ति की खोज कर रही है। देखा जाए तो सत्ता पक्ष को भी इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा की हार के लिए किसे दोषी करार देती है। वो कितना मजबूत करेंगे संगठन को वो बता पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हार का ठिकाना किसके ऊपर फोड़ा जाए, इसके लिए वो व्यक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद कांग्रेस के भीतर मंथन का दौर जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन समीक्षाओं से कुछ निकलकर बाहर आ पाएगा। आने वाले दिनों में विधानसभा का उपचुनाव और निकाय के चुनाव परिणाम यह साबित करेंगे कि इन बैठकों का परिणाम क्या रहा। वहीं जीत के बाद भी बीजेपी में समीक्षाओं और बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर।
तो जैसा कि लगातार बैठकें चल रही हैं, ये आम गतिविधियां होती हैं राजनीतिक दलों की। भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले बहुत सी बैठकें की, अभी भी कार्य समिति की बैठक आज है, चल रही है। कांग्रेस ने भी ऐसी बैठकें की, पहले लोकसभा के बारे में चर्चा की। अब जो बैठक हुई है 2 दिन की बड़ी बैठक थी, जिसमें कि सारे बड़े नेता, कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष सभी शामिल हुए। टटोलने की कोशिश की गई कि राजनीतिक गतिविधियां कहां पर, संगठन की कमजोरी कहां पर आड़े आ गई, जो कि एक प्रचंड विजय के बाद एक ऐसी पराजय। देखिए, मैं संख्या पे अगर देखूं तो संख्या पे इसे मैं बहुत बड़ा मानता हूं। अगर मैं संख्या की तुलना करूं तो आपने कितना पाया कितना खोया, अगर इसे आधार बनाया जाए तो 71 से 35, 36 सीटों का सीधा नुकसान। ये आज तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी पराजय इस मायने में है कि आपने सीटें कितनी गंवाई। दूसरी बात है कि आप जब 15-14 से सिमटकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है तो ये कौन सा गेम चेंजर साबित हुआ, कौन सी रणनीति ऐसी थी। ठीक है, पार्टियां अपना मंथन करती हैं, मंथन के बाद क्या तत्व निकल कर आता है, क्या सत्व निकल कर आता है, और उन सत्वों का क्या पार्टियां उपयोग करती हैं आने वाले दिनों में, अपनी रणनीति जब तैयार करती हैं, ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, खास मेहमान हैं, पहले उनसे आपका मैं परिचय करवा दूं। डॉक्टर किरण बघेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। किरण जी, आपका स्वागत है। संदीप दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं, वो भी हमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। संदीप जी, जैसा कि बैठक चल रही है, मैराथन बैठकें हो रही हैं, इसमें क्या क्या खोजा जा रहा है? हालांकि कुछ राजनीतिक भी विषय होते हैं जिस पर ये रणनीति बनती है कि आने वाले दिनों में कैसा आंदोलन किया जाए, क्योंकि विपक्ष का ये विशेष धर्म होता है, अधिकार होता है कि वो ऐसे आंदोलनों की रूपरेखा तैयार करे और उसे धरातल पर उतारे। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ, संदीप जी, आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, आप तो अंदर खाने की बातें भी जानते होंगे, कि हार को लेकर क्या बातें हुई और जो बात कही जा रही है कि इसका दोषी किसे माना जाए, या फिर मैं कहूँ कि वो कमजोर कड़ी कौन सी थी जहाँ पर ये चूक हुई। देखिए, आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस अभी नहीं, 15 दिनों से आप देख रहे होंगे, वीरप्पा मोइली भी आए थे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी अपने हर जगह जाके बात की है। एक पेच आप पार्लियामेंट का जो वो हुआ बनाकर, साथ ही साथ जो है अभी जो मीटिंग चल रही है वो स्थानीय स्तर पर चल रही है, प्रदेश स्तर पर चल रही है। तो निश्चित रूप से उसमें 3-4 बातें हैं। एक तो चुनाव पर है जी, दूसरा साथ साथ जो है हमको अभी आने वाले चुनाव में जो भाग लेना है जी, साथ से दक्षिण का भी चुनाव होगा 4-5 अक्टूबर नवंबर, वो भी उसी समय होगा जी। और ये सब बातों को लेके एक अपना मंथन चल रहा है कि कांग्रेस जो है, उस समय भी मोदी थे जब 18 में कांग्रेस आई थी जी, अभी भी मोदी थे। तो कई चीज ऐसा है कि हम उसको बहुत ज्यादा मोदी फैक्टर नहीं मानते जी। अब पार्लियामेंट चुनाव की बात करें तो पार्लियामेंट चुनाव में मोदी फैक्टर नहीं मानते। उस चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, कार्यकर्ताओं का एक दूरी बढ़ जाता है। कभी कभी आप सत्ता में रहते हैं तो जी, वो अकारण नहीं होता जी हाँ। क्योंकि जैसे भी सत्ता में कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो उसका एक बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है कि प्रशासन को भी संभालना जी जी जी, अफसर को संभालना और प्रदेश स्तर पर निर्णय लेके काम करना जी। तो वो लेकिन उस काम में दूरी तो एक बनती है जी, कार्यकर्ताओं से मंत्री का मुलाकात होना या मुख्यमंत्री का मुलाकात होना। दूसरा कुछ बात है, जैसे छोटा स्टेट है, यहाँ पे जो है सेंट्रलाइज हो जाता है पावर। ठीक है, अभी भाजपा में दिख रहा होगा कि 3-4 मुख्यमंत्री एक साथ दिख रहे हैं। कांग्रेस में एक मुख्यमंत्री थे लेकिन थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया था पावर, जो मेरे को लगता है जी। तो बहुत सारे इन सब बातों के कारण कुछ दुखी भी हुए लोग कि हम मंत्री होके भी जो है काम नहीं कर पाए या हम कार्यकर्ताओं को काम नहीं कर पाए। कांग्रेस कमेटी में भी जिला अध्यक्ष स्तर के लोग भी जो काम नहीं कर पाए। अब देखिए, काम भी जो कार्यकर्ता का होता है कई बार अजीबोगरीब। ये दुबे जी, सत्ता में रह के भी कार्यकर्ता काम नहीं कर पाए, जिले में लोग काम नहीं कर पाए, ये कहीं विरोधाभास पैदा नहीं करता है? नहीं, सत्ता में रह के भी कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ, ये भी एक बात आई है।
जिससे कार्यकर्ता जो है थोड़ा से जो चुनाव में भीड़ के लड़ना चाहिए वो आखिरी समय में उन्होंने साथ नहीं दिया जी। और दूसरा जो है हम अपने कार्यों को जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचाते हैं वो नहीं पहुंचा पाए। अभी लोकसभा में भी जो हमारा जो मैनिफेस्टो था, अल्टीमेटली मैनिफेस्टो के गेम में ही मोदी फंसे हमारे मैनिफेस्टो में, तो उसको हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि आप एक चुनाव हारते हो तो थोड़ा मन से अवसाद रहता है। आप खुद व्यक्तिगत जीवन में भी कोई चीज संदीप जी मैं किरण जी से बात करूंगा, लेकिन संदीप जी मैं आपको मानता हूं आपकी बातों को। संदीप जी आपने जिस ईमानदारी के साथ, जिस बेबाकपन के साथ ये सारी बातें कह दी, संदीप जी मैं कम ही नेता ऐसे देखता हूं जो कि ऐसी स्वीकार रोकती रखते हों कि सत्ता में आने के बाद दूरियां बढ़ जाती हैं। और एक आपने ये भी कहा कि पावर सेंट्रलाइज हो जाता है, वो भी एक बड़ा कारण बनता है। आपने पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ ये बातें कही हैं, वास्तव में आप पात्र हैं बधाई के। किरण जी, जैसा कि आप जो कहती वो बात खुद ही कह दी संदीप जी ने, जो उन्होंने जितनी बातें कहीं पूरी ईमानदारी से बातें कहीं। वास्तव में राजनीति में अगर ऐसी बात हो तो बहुत सी समस्याओं का समाधान तो पार्टी के भीतर ऐसे ही हो जाए। अगर नेता ऐसा बोले और जो बड़े नेता हैं वो अगर सुनने की क्षमता रखें और उसका निराकरण करने की पहल करें तो आधी समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। ठीक है, कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन आप लोग भी चुटकी लेने से दूर नहीं रह रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि हम देखेंगे ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाता है। तो ठीक है, मैं जैसी बात कर रहा था संदीप जी से, आपसे ही पूछ लेता हूं कि आपको क्या इंतजार है, ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल संदीप जी ने जिस प्रकार बेबाकी के साथ और बिल्कुल साफ गोई में जिस प्रकार चीजें एक्सेप्ट की, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है और दिलगत राजनीति से। किरण जी आपसे भी यही चाहूंगा मैं, किरण जी आपसे भी यही चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल, वही बात यह है कि इनकी जो बैठकें हैं, मुझे लगता है एक कहावत है ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ये लागू होता है कांग्रेस की जो पार्टी है उसके लिए। क्योंकि विधानसभा हारने के बाद मुझे लगता है जिस प्रकार विधानसभा जीतने के बाद तुरंत बाद एक हफ्ते के अंदर भाजपा ने अपनी समीक्षा बैठक कर ली, जीतने के बाद भी इसके ठीक विपरीत कांग्रेस ने विधानसभा के बाद भी कोई समीक्षा बैठक नहीं की। उसके बाद लंबे अंतराल के बाद लोकसभा हो गया, उसके बाद लोकसभा में हार के बाद इन्होंने अपनी समीक्षा बैठक की। तो मुझे लगता है काफी लंबा अंतराल और बहुत 2 चुनाव हारने के बाद बैठक बहुत ज्यादा फर्क लाता है और हो सकता है इस बैठक का परिणाम हमको आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में मिले। लेकिन बात ये उठता है कि इसका चुनाव के हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा या इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा। जैसे कि केंद्र के चुनाव में हारने के बाद इनके ही वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली थी चुनाव की हार को लेकर और 5 साल चुनाव ना लड़ने के लिए या राजनीतिक जीवन से दूर रहने की बात कही थी। तो मुझे लगता है राज्य सरकार में भी, चाहे वो भूपेश बघेल जी हो या टीएस सिंहदेव हो या दीपक बैज हो, क्योंकि इनके ही बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती थी कि भूपेश है तो भरोसा है, पूरी सरकार भूपेश के भरोसे पे चल रही थी। उसके ठीक विपरीत अंतिम समय में दीपक बैज जी को हटाया गया। ऐसा कोई ठोस कारण भी नहीं था इनके पास कि एक आदिवासी नेता को हटाकर, अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को हटाकर, जो कि भूपेश बघेल जी के साथ मनमुटाव के मामले के कारण कहीं ना कहीं प्रतिफल रहा कि उनको अपनी ये अध्यक्ष पद गंवाना पड़ा। तो ये हार की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा। और तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, जो इस समीक्षा बैठक के बाद भी कोई खास नतीजा आता दिख नहीं रहा है उपाध्याय, जिस प्रकार समीक्षा बैठकों में भी इनके सिर फुटेबल चालू है और चल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो रहे हैं और कुछ खास ठोस नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी, कितने फैक्ट फाइंड करके गई है तो ये इनके नेता ही बता पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार 15 साल के वनवास के बाद या 15 साल के संघर्ष के बाद इन्होंने इनको छत्तीसगढ़ की जनता ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता पे बिठाया था, मुझे लगता है 5 साल बहुत अच्छा समय था इनको अपने आप को प्रूफ करने का, संगठन के तौर पे मजबूत करने था, अपनी छवि जनता के बीच में अच्छी करने की। ठीक है, मैं किरण जी आपके पास लौटता हूँ। गंगेश जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है गंगेश जी, मैं आपसे भी समझ लेता हूं। देखिए, पार्टी तो चर्चा करती रहती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य दल भी हैं जिन्हें एक भी सीट नहीं मिलती, वो भी अपनी समीक्षा करते हैं कि कहाँ क्या रह गया।
तो अब आप जब ये देख रहे हैं कि जो समीक्षाओं का दौर दोनों पार्टियों में चल रहा है, मैं तो ये देख रहा हूँ और ये भी देखकर कई लोग आश्चर्य करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी 59 सीटों पर समीक्षा कर रही है। लोकसभा की एक सीट पर समीक्षा कर रही है, विधानसभा की बाकी सीटों पर समीक्षा कर रही है, 35 सीटों पर, कि आखिर कहाँ पे क्या रह गया। तो ये पार्टियां अपना करती है। आप क्या देख रहे हैं जो 2 दिनों की बैठक कांग्रेस की चल रही है, इसमें संगठन को मजबूत करना, क्या आप जो संदीप जी ने जो बातें कहीं, बड़ी स्पष्ट बातें कहीं, बेबाक बातें कहीं, आप भी उससे सहमति रखते हैं? देखिए, संदीप जी ने उनकी सारी बातें स्वीकार कर दी है कि कभी भी सत्ता का अगर केंद्रीकरण होगा तो निश्चित तौर पर संगतियां बहुत तेज सुधरेंगी और उसका परिणाम भूपेश सरकार की, भूपेश बघेल जी के हाथ में सत्ता रहने के साथ साथ 1-2 चेहरे ऐसे थे जो उनका पर्याय बन गए थे और वो जो बदनामी तेजी से फैली, कारनामे हुए और जिसको लेकर इंडिया रेटिंग लगातार रेट लगातार बढ़ती रही, जनता उसको देखती रही, समझती रही। मतलब जिस तरह से चीजें अराजक थी उस दौरान, वो एक बड़ा कारण थी कि कांग्रेस 68 से फिर 35 पे आ गई। उनकी एक बड़ी जीत थी। 68 से वो लगातार चुनाव भी जीतकर लगभग 69 तक पहुंच गई और भाजपा को कम बैक करने का एक अच्छा और बड़ा अवसर मिला। मुझे लगता है कि, और नतीजा भी चौंकाने वाला था, मुझे लगता है कि किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से इतनी, मतलब इस बार भी अगर, मतलब एक तो पहली बात लोगों को उम्मीद ये थी कि भाजपा की सरकार बनेगी और बनी भी तो ये था कि बिल्कुल 1-2 सीटों के अंतर से सरकार बन सकती है। लेकिन जो अंतर आया है, सरकार ने, जनता ने पूरी सत्ता पलट के रख दी। मुझे लगता है कांग्रेस को उस समय ही समीक्षा शुरू कर देनी चाहिए थी। और लोकसभा का तो मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि लोकसभा का चुनाव जो छत्तीसगढ़ का परिणाम आता रहा है, लगातार जब से राज्य बना है हमेशा 9-10 सीटें भाजपा के पास रही थी, इस बार भी 10 सीटें आई उनके पास, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था। और कांग्रेस के पास लोकसभा में सक्षम उम्मीदवार की तलाश की बजाय जिताऊ उम्मीदवार के, तो ये जो परिणाम आए हैं बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं थे। अनएक्सपेक्टेड परिणाम आए थे। मतलब आप गंगेश ये कह रहे हैं सक्षम उम्मीदवारों को उतारा गया, योग्य उम्मीदवारों की जगह सक्षम उम्मीदवारों को उतारा गया, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल जी, योग्य उम्मीदवार जो सक्षम उम्मीदवार की चुनाव लड़ सके, ये ऐसे उम्मीदवारों को उतारा गया। क्योंकि देखिए, भूपेश बघेल जी ने अनिच्छा जताई थी, कोई समय 9 मंत्री उनके हारे, एक भी मंत्री लड़ने को तैयार नहीं था। मुझे नहीं लगता कोई लड़ने को तैयार रहा लोकसभा। मुझे लगता है लोकसभा में अच्छे कैंडिडेट को चयन करने में लोगों ने कहीं ना कहीं ठीक है गहराई बढ़ती है और प्राथमिकता उसको दिया गया है जो सक्षम था लड़ सकने के लिए। और मुझे लगता है ये भी पीछे कारण रहा होगा, लगातार जो अभी तक का ट्रेंड रहा है छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में, जनता का रुझान हमेशा भाजपा के पक्ष पर रहा है पिछले 4 बार से। इसके इस चुनाव को पहले भी लगातार मैं इस बात को करता रहा कि 3 बार से लगातार भाजपा 9 और 10 सीटें लागू नहीं थे और वही परिणाम इस बार भी आए। जी ठीक है गंगेश जी, मैं आता हूँ पास। संदीप जी, जैसा कि प्रवक्ता कह रहे हैं, आप भी जैसा शुरुआत में कह रहे थे, एक सवाल ये पूछना था आपसे कि बैठक हो रही है, ये बातें बार बार सामने आ रही हैं, कुछ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं, तो कुछ ऐसी बातें पता भी चल रही हैं कि इस बार पार्टी ऐसे मूड में है कि इस हार के लिए, खासकर विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है, उस हार के लिए वो लोग खोजे जाएं जिन्होंने कहीं कोई कोर कसर छोड़ दी थी या फिर जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ या पूरे सामर्थ्य के साथ चुनाव को नहीं देखा था और इसका संचालन नहीं किया था। ऐसे भी जिलाध्यक्ष या फिर नेता, क्या उन पर बात हो रही है संदीप जी? नहीं, गाज गिरने की बात तो नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर तक जो बोल पाए हैं और जो मैं समझ पा रहा हूँ जी कि 18 में या 17 में भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, 17 या 16 में, उसके बाद जो जिला अध्यक्ष बने थे लोग, वो आज तक जिला अध्यक्ष जी। ठीक है, बहुत मेहनती हैं उन लोग, कई लोग बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हीं को पार्षद टिकट भी मिला, विधानसभा टिकट भी मिला जी। और एक बार आप लगातार एक ही के लीडरशिप से आप काम करोगे तो कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होता है, उसमें नया चार्मिंग नहीं रहता, उसका अपना सब चीज एक साथ निकाल दिया रहता है। तो ये तो बदलाव होना है और राष्ट्रीय स्तर में भी बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि जब से खड़गे जी बने हैं जो जितने भी बने राष्ट्रीय का जो पैनल है वो भी अभी निकलना है। साथ ही साथ जो है अन्य विभाग जो होते हैं, जैसे विधि विभाग हो गया या फिर ओबीसी माइनॉरिटी, सबके अभी चेंजेस बहुत ज्यादा होने हैं।
जी। तो ये सब 1-2 महीने के अंदर पूरे राष्ट्रीय स्तर से हो तो जाएगा, राष्ट्रीय ऐसा स्तर पर मुझे होगा और लगता है। उसका रही जो बात जो है भाजपा विस्तार की जो होगा प्रवक्ता प्रदेश है, स्तर पर भी हाँ, होगा। संदीप जी, भाजपा की ठीक है। प्रवक्ता संदीप जी, कहेंगी। थोड़ी समय की बाध्यता है सर, मैं किरण जी से थोड़ा संक्षेप में आपसे भी मैं समझ लूँ। किरण जी, जैसा कि पूरी चर्चा हो रही थी, चर्चा से ये निकल कर आ रहा है कि जो भी पार्टियां हैं वो तो समीक्षा कर रही हैं, लेकिन जैसा संदीप जी पे ने कहा, उन्होंने स्पष्ट बातें बताई कि भाई कमी कैसे कहाँ रह जाती है, स्थितियां अगर ऐसी निर्मित होती हैं तब। आप भी जो लगातार देख रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को वो जीत नहीं मिली जो उसकी अपेक्षा के अनुरूप थी। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की बात हम जैसा केंद्र में कर रहे हैं, अगर हम राज्य में करें तो अब की बार 71 पार का नारा देने वाली कांग्रेस भी विपक्ष में आ गई, हालांकि केंद्र में बच गई अलायंस की वजह से। तो आप क्या देखती हैं कि राजनीतिक दलों में ये जो एक वातावरण बना रहता है इस प्रकार का, ये बिल्कुल मान लिया जाए कि ये समय समय पर पार्टियां अगर इसकी समीक्षा नहीं करती, कार्यकर्ताओं को नहीं समझती, तो ये स्थितियां कभी भी बन सकती हैं? बिल्कुल उपाध्याय जी, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं जी। हम आंकड़ों के अगर आंकड़ों की बात करें तो जरूर कुछ सीटों से पीछे रह गए हैं, लेकिन फिर भी जनता ने अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो स्पष्ट रूप से भाजपा पर सहमत जताया है और तीसरी बार मोदी जी को भरोसे के साथ प्रधानमंत्री के रूप में बिछाया है। और मुझे लगता है अब तो डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में, तो इसका साफ असर हमको नगरीय निकाय और आगे आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। जिस प्रकार हमारी सरकार और मजबूत हुई है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, तो अंतिम छोर के व्यक्ति तक सारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचेगी। इसका सीधा लाभ हमको आने वाली नगरीय निकाय चुनाव से लेकर पंचायत स्तर तक के चुनाव तक मिलने के आसार नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार जनता ने तीसरी बार मोदी जी को विश्वास जताया है और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, यहाँ तक कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी 3 संख्या के आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाई, तो मुझे लगता है बहुत अफसोस की बात है। पुनः कांग्रेस को मंथन करना चाहिए और भाजपा पर तो जनता ने भरोसा जिताया ही है और हम उनके विश्वास को पे खरे उतरेंगे और उनके हित में जितने भी जन कल्याणकारी योजना हो या जनहित के फैसले होंगे वो जरूर। जी जी, गंगेश जी संक्षेप में बताइएगा सर, समय की बाध्यता है। गंगेश जी, एक बात बताइएगा कि जैसा संदीप जी भी कह रहे हैं, संदीप जी बता रहे थे कि वो सारे पदाधिकारी तब से जमे हुए हैं जब पहली बार प्रदेश अध्यक्ष थे, मतलब सालों से जमे हुए हैं। आपको लगता है कि पार्टी को अगर प्रदेश में नई पौध जो होती है, जो नए लोग होते हैं, जो नए नेतृत्वकर्ता होते हैं, नए के साथ साथ अनुभवी का भी एक बराबर सम्मिश्रण होता है, जब तक ये एक तरीके से इसमें बदलाव नहीं होगा तब तक पार्टी की दशा यही रहेगी, क्योंकि अभी तो चुनौती है, उपचुनाव है, निकाय के चुनाव होने हैं। गंगेश जी, बिल्कुल। देखिए, राजनीति जो है दोस्त के साथ दोस्त भी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसा आपने कहा कि राजनीति में नए लोगों के साथ साथ सीनियर लेवल पे उनको गाइड करने के लिए नेताओं का रहना भी जरूरी है। तो ऐसे में ही लेकिन जरूरी ये है कि लगातार कोई एक पद पे न जमा रहे। जैसा कि माना जाता है कि पानी में अगर लगातार रहता है तो सड़ जाता है। स्वाभाविक एक पद पे कोई लगातार लंबे समय जमा रहता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं प्रभाव पार्टी के ऊपर आता है। तो इसको इस पे समीक्षा करके पार्टियों को, दोनों ही पार्टियों को इस पे निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए और नए सिरे से लोगों को जिम्मेदारी बांटना चाहिए और हमेशा मुझे लगता है कि एक दूसरी लाइन भी तैयार करते रहना चाहिए हर पार्टी को कि जो सीनियर लेवल है उनके बाद जो आने वाले हैं उनको भी अनुभव मिलता रहे कि आगे जब नेतृत्व करने का अवसर आएगा वो अच्छी तरह सक्षम रहे और पार्टी को आगे ले जाने में मदद कर सके। तो ये सब चीजें दोनों ही पार्टियों की जरूरी है और मुझे लगता है इस समीक्षा से ये चीजें निकल कर आएंगी, बिल्कुल ऐसी उम्मीद की जाती है। जी बिल्कुल। तो आप सभी मेहमान चर्चा में शामिल हुए, डॉक्टर किरण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और गंगेश द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम जैसी बात कर रहे थे, पूरी चर्चा से एक बहुत स्पष्ट कुछ बातें जो निकल कर आती हैं कि कार्यकर्ता अगर निराश है, कार्यकर्ता अगर मायूस है, तब पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। कार्यकर्ता अगर अपने नेता तक पहुंचकर अपनी बात नहीं रख पा रहा है तब पार्टी को बहुत दिक्कत है। कार्यकर्ता अगर कोई जनहित से जुड़ा कार्य लेकर आ रहा है और उसका पटाक्षेप नहीं हो पा रहा है तो पार्टी के लिए बड़े ही संकट की बात है। और ये सारे विषय होते हैं जो एक पार्टी को कभी रसातल तक ले जाते हैं तो कभी वो आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। और इन्हीं विषयों पर पार्टियां समय समय पर समीक्षा करती हैं, लेकिन मंथन से जो निकल कर आता है, जैसा मैंने शुरुआत में कही कि मंथन से निकल कर आने उस सत्व का
जो सत्व निकलता है उसका उपयोग कैसा हो रहा है, आगे उसकी किस प्रकार की व्याख्या और विस्तार किया जा रहा है, ये एक बड़ा विषय होता है और पार्टियों का भविष्य आने वाले दिनों में इस पर ही निर्भर करता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।